अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ डॉन एडिटोरियल के साथ। तो इन क्लासेस में हम एडिटोरियल में यूज़ होने वाली जो इम्पोर्टेंट वोकैब है उसको देखेंगे, एक्सप्रेशंस को देखेंगे, टेंसेस का सही इस्तेमाल देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेक करेंगे, हर लाइन को मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो क्लास है ये खाली ट्रांसलेशन की क्लास नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट पैकेज है हर उस पर्सन के लिए जो अपनी इंग्लिश को न्यूज़पेपर के ज़रिए बेहतर बनाना चाहता है। तो चले इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी डेट बता दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ में कि ये किस डेट का एडिटोरियल है। तो ये देख लें, ये 21 मई मतलब आज ही का है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो आज का एडिटोरियल है ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। ये बात कर रहा है कि इतनी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और हमारी जो प्लानिंग है वो क्या है। तो ये जो चीज़ है, ये जो क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं, इसको हैंडल करने के लिए हमने क्या प्लानिंग कर रखी है। तो ये सारा एडिटोरियल इस चीज़ की बात करेगा। अच्छा, ये तो मैंने जस्ट इसके हेडलाइन को एक्सप्लेन किया है कि मतलब इससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस एडिटोरियल में इतनी चीज़ें हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने ज़्यादा फ्रेजेस का इस्तेमाल हुआ है, वो कैब इसमें बहुत हाई यूज़ हुई है। तो मैं ये सोच रही थी कि आज इतना कुछ मैं एक क्लास में कैसे कवर करूँगी। तो ये आप सोच लें कि आज की क्लास जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है सबके लिए। तो चलें बस अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो हेडलाइन है इसको मज़ीद ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ जिसको मैं ब्रेक करके और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं। ठीक है, वो कह रहा है ऑल दो, मतलब अगरचे, आप ये भी कह सकते हो इवन दो, आप कह सकते हो डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस हकीकत के बावजूद। अच्छा, कौन सी हकीकत? कहता द इफ़ेक्ट्स, कहता ये जो असरात हैं किसके, कहता ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके, कहता मैनिफेस्ट देमसेल्व्स, वो क्या कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो जाहिर हो रहे हैं, वो खुद को जाहिर कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल। कहता इस हकीकत के बावजूद कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये पूरा साल हमको नज़र आती है, इसके असरात जो है पूरा साल रहते हैं। कहता दे सीम, वो दिखाई देते हैं पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर, मोर नोटिसेबल, मतलब ये बहुत ज़्यादा जाहिर हो जाते हैं। कहता कब, विद द ऑनसेट ऑफ समर, मतलब जैसे ही समर स्टार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं। तो ये देखो, हमारा जो आज का सेंटेंस है वो यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर हो गया। ऑल दो क्यों लगा है ये मैंने बता दिया, वो ये चीज़ को ये सेंस कन्वे कर रहा है कि इस हकीकत के बावजूद। देखो, असल में ना इस सेंटेंस में ना इसने दो बातें की हैं। पहले उसने इस तरह से बात की है जो हम अपने वर्ड्स में जैसे हम करते हैं, वो ये है कि देखो जो क्लाइमेट चेंज है ना, जो तब्दीलियाँ हैं वो पूरा, मतलब आप ये कह लो पूरा साल रहती हैं, लेकिन जब समर स्टार्ट होता है ना तब ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती हैं, तब ये बहुत ज़्यादा जाहिर होने लग जाती हैं, मतलब तब ये बहुत ज़्यादा महसूस होने लग जाती हैं। तो असल में वो ये बात कर रहा है। अब हम इसकी वोकैब को चेक करते हैं। अच्छा, पहला वर्ड, जो वर्ब यहाँ पे यूज़ हुई है वो है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट किसके लिए आई है? इन इफ़ेक्ट्स के लिए आई है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मैनिफेस्ट होने का मतलब होता है अपीयर होना, नुमायाँ होना, सामने आना, विजिबल होना। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पेशली, खास कर, खास तौर पर। अच्छा, ऑन सेट किसको कहते हैं? देखो, ऑन सेट बोलते हैं किसी भी चीज़ के आगाज़ को, किसी भी चीज़ की बिगनिंग को, किसी भी चीज़ की शुरुआत को। और यहाँ पे किस चीज़ की शुरुआत हो रही है? समर की। अब आगे देखते हैं। कहता एज। अच्छा, अब देखो एज जो होता है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। समटाइम्स ये हमें बिकॉज का मीनिंग दे रहा होता है, मतलब क्योंकि का, मतलब ये रीज़न दिखा रहा होता है।
समटाइम्स ये हमें टाइम की बात करता है, वो कहता है कि जब या वाइल या जिस वक़्त, इस चीज़ को बताता है। और समटाइम्स ये कंपैरिजंस के लिए भी यूज़ होता है, मतलब एज़ के डिफरेंट यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे ये जो एज़ आया है ना, ये टाइम की सेंस दे रहा है। कहता उस वक़्त जब हाफ द कंट्री के आधा जो मुल्क है वो बेक्स हो रहा है, मतलब वो झुलस रहा है किसमें, इन अ फ्रेश हीट वेव, उस हीट वेव में, उस लू में, कहता जो कि बहुत ही फ्रेश है, जो बहुत ही ताज़ा है। कहता पाकिस्तान क्लाइमेट चैलेंजेस, कहता पाकिस्तान के ये वाले जो चैलेंजेस हैं, मतलब ये वाली जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये वाले जो आप कह लो कि जो मसाइल हैं, कहता हैव अगेन बीन ब्रॉट इनटू शार्प रिलीफ। कहता ये जो है इनको फिर से बहुत वाजिया किया गया है, किसके ज़रिए, कहता बाय द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज रिसेंट इंटीमेशन। कहता इसके ज़रिए, उसके ये जो रिसेंट जो हालिया ऑफिशियल जो मैसेज आया था, ये जो इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसके ज़रिए। कहता किसके लिए था, कब था, कहता टू पार्लियामेंट के लिए। अच्छा, किस चीज़ के बारे में, कहता अबाउट द फॉर्मेशन, इस चीज़ की फॉर्मेशन के बारे में, इस चीज़ के बनने के बारे में। अच्छा किसके, कहता ऑफ मोर देन 3000 ग्लेशियर लेक्स, के 3000 से ज़्यादा जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो बन रही हैं। ओइंग टू, कहता किसकी वजह से, द रैपिड, कहता बहुत तेज़ी से जो रिसेशन आ रही है, जो श्रिंक हो रही है, जो कमी आ रही है, किस में, कहता ऑफ द कंट्रीज ग्लेशियल कवर, इस चीज़ में। देखो ये सेंटेंस बहुत लेंथी सेंटेंस बना हुआ है, इसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझाऊंगी, इसकी वो कैप भी समझाऊंगी, इसको मैं सिंप्लीफाई भी करूंगी, इसको जितना आसान मैं बना सकती हूँ उतना आसान बना के मैं आपको बताऊंगी। देखो इसमें ना इसने बहुत सारी बातें की है। इसने एक ये वाली बात की है कि जो आधे से ज़्यादा कंट्री है वो हीट वेव से अफेक्ट हो रही है। दूसरी इसने क्या बात की है, दूसरी उसने बताया है कि ये जो क्लाइमेट प्रॉब्लम्स है ना ये बहुत सीरियस हैं। ये कैसे पता चला हमें कि ये बहुत सीरियस है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है उसने पार्लियामेंट को बताया कि जो 3000 ग्लेशियर लेक्स हैं वो बन गई हैं, उनकी फॉर्मेशन के बारे में इसने बताया है। उसके बाद इसने बताया है कि ये वाली जो लेक्स हैं ये बन रही हैं क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनकी रिसेशन के बारे में इसने बात की है। तो ये सारी चीज़ें इसने एक सेंटेंस में बताई हैं। अब देखो, अब वो चाहता तो इसके ऊपर इतने मिनी सेंटेंसेस भी बना सकता था, लेकिन देखो ये तो नॉन एडिटोरियल है ना, तो वो इतनी इजी अप्रोच नहीं रखता। तो उसने क्या किया, अपने सारे आइडियाज़ को कनेक्ट किया और एक सेंटेंस की फॉर्म में यहाँ मेंशन कर दिया। अब ना इसकी वोकैब देखते हैं, वोकैब देखने के बाद मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ कि ये किस तरह से बना है। देखो सबसे पहली वर्ब जो इसने यहाँ से यूज़ की है वो है बेक। बेक का मतलब क्या होता है, देखो आप बेक करते हो ना, आप जब आप केक बनाते हो आप उसको क्या करते हो, बेक करते हो, उसको हीट अप करते हो। मतलब ये समझ लो कि ये जो कंट्री है वो बेक हो रही है, वो झुलस रही है, वो गर्म हो रही है, वो तप रही है, किस में, हीट वेव में। अच्छा उसके बाद इसने यूज़ किया चैलेंजेस, और चैलेंजेस के लिए इसने क्या वर्ब यूज़ की है, इसने पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है, एक पूरी की पूरी फ्रेज यूज़ की है, वो है ब्रिंग इनटू शार्प रिलीफ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्लियर करना, किसी चीज़ को वाज़िया करना, किसी चीज़ को नुमाया करना, किसी चीज़ को सामने लाना। देखो इसको मैं और भी एक्सप्लेन करती हूँ। एक चीज़ याद रखना, आज का जो क्विज़ है वो इसी के ऊपर है, तो इसके ऊपर मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो आप ही आंसर दोगे, तो इसलिए इस क्लास को पूरी तवज्जो के साथ देखो। और किसने इसको नुमाया किया है वो बाय के ज़रिए इसने बता दिया। उसके अलावा यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया है इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अनाउंसमेंट, इंफॉर्मेशन। ये जो इसने ऑफिशियली तौर पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसकी बात कर रहा है। उसके बाद इसने यूज़ किया ओइंग टू। देखो ये जो ओइंग टू होता है ना, ये जो थैंक्स टू होता है, ये जो बिकॉज ऑफ होता है,
ये जो ड्यू टू होता है, इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है की वजह से। ये वजह बताते हैं, ठीक है। कभी आपको ओइंग टू नज़र आएगा, कभी आपको ड्यू टू नज़र आएगा, कभी बिकॉज ऑफ नज़र आएगा, कभी थैंक्स टू नज़र आएगा। इसके अलावा और भी ऐसी फ्रेजेस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं रीज़न को बताने के लिए। अभी मेरे माइंड में इतनी है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके बाद इसने यूज़ किया रिसेशन। देखो रिसेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो सुकर रही है, वो श्रिंक हो रही है, वो मेल्ट हो रही है, वो पीछे की तरफ जा रही है। देखो रिसेशन का वर्ड जो है ना, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि फ़लाँ जो चीज़ है उसमें रिसेशन आ गई है। तो रिसेशन का मतलब ही होता है श्रिंक होना, कोई चीज़ जो है वो कम हो रही है, घट रही है। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाती हूँ कि ये सेंटेंस बना क्यों है। देखो अब ये जो एडिटोरियल है ना सारे का सारा, मैं हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर सकती, ठीक है। मैं क्या करूँगी, जो सबसे डिफ़िकल्ट सेंटेंस मुझे लगेगा, जो 3 या 4 लाइंस के से मिलकर बना होगा, तो वो वाले सेंटेंस को मैं आपको उसका स्ट्रक्चर समझाऊंगी, उसको ब्रेक करके दिखाऊंगी, उसको बताऊंगी किस तरह से आप ऐसे सेंटेंसेस को समझ सकते हो। देखो ये वाला जो सेंटेंस यूज़ हुआ है ना, इसमें जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है वो है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ये मुझे कैसे पता चला? सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो सेंटेंस है इसके अंदर एक जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और दूसरी जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किससे जुड़ी हुई है? सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज है वो एज के ज़रिए जुड़ी हुई है, जिसको हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है जिसको आप मेन क्लॉज भी बोलते हो, ठीक है। अब ये वाली जो क्लॉज होती है ना, ये अपना मीनिंग जो है ना वो आराम से कन्वे कर देती है। अब ये समझ लो ये बड़ी ही स्ट्रॉन्ग क्लॉज है, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। अब ये समझ लो ये ट्रू पर्सन है। अब ये वाली जो क्लॉज होती है ना, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। इसको मैंने पहचाना कैसे? इसको मैंने पहचाना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अब देखो यहाँ पे तो एक कंजंक्शन यूज हुई है ना, इस तरह की तो और भी कंजंक्शन होती है, जैसे एज हो गया, टिल हो गया, इफ, व्हेन हो गया, हु हो गया, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, वाइल, मतलब और भी बहुत सारी हो गई हैं जिनको देखकर मुझे पता चल गया कि ये वाली जो कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रही है इस सेंटेंस के अंदर। तो इस तरह और भी ज़्यादा हैं। तो ये कुछ निशानियां हैं जिसको देखकर हमें पता चल गया कि ये वाली जो क्लॉज है हमारी, ये कौन सी है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब ये चीज़ नोट करो कि ये वाली जो क्लॉज है ये तो एक छोटी सी क्लॉज है, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो यहाँ पे हो रही है कि जो हमारी मेन क्लॉज है वो बहुत ही लॉन्ग है, वो बहुत ही लेंथी है। कैसे लेंथी है? देखो असल में ये सेंटेंस इस तरह से बन रहा था कि पाकिस्तान क्लाइमेट चैलेंजेस हैव बीन ब्रॉट इनटू शार्प रिलीफ, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसने मेन क्लॉज के अंदर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। कौन से पैसिव वॉइस का? इसने यूज़ किया है हैव बीन V3, ठीक है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव स्ट्रक्चर को इसने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद इसने छोटी छोटी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसे इसने कहा अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन वो आगे इसने बताया। उसके बाद इसने यूज़ किया ओइंग टू, ये बताने के लिए कि किसकी वजह से हुआ। फिर वो इसने यहाँ पे मेंशन किया। रिसेशन थी तो किसकी रिसेशन थी वो इसने ऑफ लगा के बताया। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ऐड कर करके इसने अपने सेंटेंस को लंबा किया है। देखो सेंटेंस लंबा करना जो है वो कोई वो नहीं है कि मतलब आप जो है जब लिखने बैठो तो आप सेंटेंसेस को लेंथी से लेंथी करते जाओ, प्रेपोजिशंस ऐड करते जाओ, नहीं। इसने वही प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ऐड की हैं जिनकी ज़रूरत थी। क्लियर हो गया? और अगर आपको भी नहीं पता कि ये क्लॉज क्या है, फ्रेजेस क्या है, तो ये पिछली सब क्लॉजेस में क्लासेस के अंदर मैं ऑलरेडी ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ।
तो अब आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आज की क्लास में कवर करनी है। कहता दीज लेक्स, अब कौन सी लेक्स, इसने बताया ना कि इस तरह से लेक्स बन रही हैं, तो वो कह रहा है ये वाली जो लेक्स हैं, ये जो झीलें हैं, कहता अकॉर्डिंग टू, किसके मुताबिक, द क्लाइमेट मिनिस्टर, इनके मुताबिक, मतलब ये कह रहे हैं। कहता पोज, ये खड़ा करता है अ डायरेक्ट थ्रेट, एक मतलब आप ये समझ लो ऐसे खतरे को जो कि मतलब डायरेक्ट खतरा है, मतलब ऐसा खतरा नहीं है कि जो मतलब पहले कहीं और किसी और चीज़ को अफेक्ट करेगा, उसके बाद तीसरी चीज़ को अफेक्ट करेगा, फिर जाके जो है लोगों तक आएगा। ये डायरेक्ट थ्रेट है, मतलब डायरेक्टली ये लोगों के ऊपर जो है आप ये समझ लो उनको अटैक कर रहा है। अच्छा, किन के लिए थ्रेट है, कहता है टू एटलीस्ट कम अज कम 7.1 मिलियन पीपल, इन लोगों के लिए। अच्छा, कौन से लोग, कहता लिविंग डाउनस्ट्रीम, कहता जो रह रहे हैं डाउनस्ट्रीम, मतलब जो के नीचे के इलाकों में रहते हैं। देखो एक अपस्ट्रीम है, एक मिड स्ट्रीम है, एक डाउनस्ट्रीम है। तो डाउनस्ट्रीम मतलब जो बिल्कुल नीचे वाले इलाके हैं वहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। देखो इसमें असल में वो बात क्या करना चाह रहा है, वो ये बात करना चाह रहा है कि ये जो लेक्स है ना, ये खतरा खड़ा करती हैं इन लोगों के लिए, और ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो, इसने यहाँ पे क्या यूज़ किया, इसने यूज़ किया पोज। देखो ये पोज किसके लिए आया, ये लेक्स के लिए आया। अब ये जो पोज वर्ड होता है ना, ये किन के लिए यूज़ होता है। देखो ये जो पोज होता है ना, ये आपको नज़र आएगा जब कहीं पे रिस्क की बात होगी, कहीं पे क्वेश्चन की बात होगी, कहीं पे अगर डाउट की बात होगी, कोई डेंजर की बात होगी, कहीं चैलेंज की बात होगी, या कोई प्रॉब्लम की बात होगी, तो तब आपको ये वाली वर्ड जो है ये नज़र आएगी पोज। तो इस पोज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रिएट करना, पैदा करना, जैसे किसी खतरे को पैदा करना, किसी सवाल को खड़ा करना, किसी चैलेंज को पैदा करना, किसी प्रॉब्लम को पैदा करना। तो इन चीज़ों के साथ आपको ये वाली वर्ड जो है पोज नज़र आएगी, तो इसको भी आप नोट कर लें। कहता देयर इंफॉर्मेशन, कहता उनकी जो इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन, जो इसने ऊपर बताई है ना कि किस तरह से लेक्स जो हैं वो बन रही हैं, कैसे वो क्रिएट हो रही हैं। कहता इज़ जस्ट अ सिम्टम, कहता वो सिर्फ एक सिम्टम है, वो इंडिकेशन है, एक साइन है, एक निशानी है। किसकी, कहता ऑफ अ लार्जर फिनोमिनन, एक बहुत बड़े इवेंट की। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है, ये भी मैं सेंटेंस के आखिर में बताऊंगी। अब कॉलन साइन, अब ये इसको एक्सप्लेन करेगा। कहता द आइस कवर, कहता ये जो आइस कवर है, जो आइस की लेयर है, किसके ऊपर, ओवर, कहता व्हाट इज नोन, कहता जिसको जो जाना चाहता है, किस नाम से, कहता एज द थर्ड पोल, इस नाम से। फिर एम डैश लगा के इसने इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया। कहता जैसा कि हिमालयास, कराकरम एंड हिंदू कश माउंटेन रेंजेस, कहता जैसा कि ये वाली जो सारी रेंजेस हैं, कहता आर कोलेक्टिवली नोन, जो कि कोलेक्टिवली नोन है, मतलब इन सबको इकट्ठा ऐसे जाना जाता है कोलेक्टिवली। कहता हैज़ बीन डिस्टेबलाइजिंग, कहता ये जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, मतलब ये कमज़ोर हो रहे हैं, ये अनस्टेबल हो रहे हैं, ये वीकर हो रहे हैं। कहता ड्यू टू, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से। कहता ब्रिंकिंग विद इट एन इंक्रीजिंग रिस्क, ब्रिंक विद इट, इसके साथ लाते हुए, किस चीज़ को, एक रिस्क को, एक खतरे को। कौन सा खतरा, इंक्रीजिंग, जो कि बढ़ता हुआ है। अच्छा, किसका, कहता ऑफ वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी का, एंड क्लाइमेट हैवक, और क्लाइमेट तबाही का। कहता नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, कहता ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बट फॉर अराउंड 2 बिलियन पीपल इन द साउथर्न एरिया, बल्कि कितने लोगों के लिए, कहता 2 बिलियन लोगों के लिए। और कहाँ पे हैं, इस रीजन में, मतलब जनूबी एशिया में। कहता हु रिलाई ऑन, कहता जो कि डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर, फॉर देयर फ्रेश वाटर नीड्स, मतलब अपने ताज़ा पानी की जो नीड्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनके लिए ये इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा देखो, अब हमारा सेंटेंस इतना बड़ा है, इसमें वो इतना बड़ा सेंटेंस उसने ऐसे नहीं बनाया, इसमें उसने बहुत इंपॉर्टेंट बातें मेंशन की हैं। उसने कहा ये जो फॉर्मेशन हो रही है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो एक
ये समझ लो उसने कहा ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है इस चीज़ की कि बहुत बड़ा मसला होने वाला है। कहता है ये आइस कवर जो है, आइस लेयर जो इनके ऊपर है ये तो पिघल रही है, ठीक है, और इसकी वजह से, और ये क्यों पिघल रही है, उसने कहा ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रही है। और इसके साथ कौन सा खतरा जो है वो क्रिएट हो रहा है, ये अपने साथ किस खतरे को लेकर आ रही है। कहता वो इस खतरे को लेकर आ रही है जो वाटर स्कार्सिटी का है और क्लाइमेट हैवक का है। और कहता ये वो खतरा है जो ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि 2 बिलियन पीपल के लिए है जो कि यहाँ पे हैं, जो कि अपनी ज़रूरियात, जो फ्रेश वाटर की जो नीड्स हैं उसके लिए इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब देखो यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। इस चीज़ को बताने के लिए भी मुझे टाइम लगा है और इसको बनाने के लिए भी टाइम लगेगा। तो ये वो चीज़ होती है, इसलिए सेंटेंसेस लॉन्ग होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी जो असाइनमेंट्स है ना चेक की हुई हैं, ठीक है, हर लेवल की, तो उसमें क्या होता था, स्टूडेंट्स को लगता था कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर सेंटेंसेस को लेंथी करते जाएंगे ना तो उससे ये इम्प्रेशन पड़ेगा कि हमारी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उसमें जो वो डिटेल्स मेंशन होती थी जिनको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब यहाँ पे इसने हर वो डिटेल मेंशन की है जिसकी ज़रूरत थी। अब इसकी वोकैब देखते हैं। देखो इसने जो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है वो है फिनोमिनन। फिनोमिनन, ठीक है, फिनोमिनन जो होता है ना इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब होता है इवेंट, वाकया, हादसा भी कह सकते हो आप, अक्रंस भी कह सकते हो, ठीक है। अब मज़े की बात ये है कि ये जो फिनोमिनन इसने यहाँ पे मेंशन किया है ना ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर होता है। इसका जो प्लूरल होता है ना वो होता है फिनोमिना, ठीक है। वो किस तरह से लिखते हैं, वो इस तरह से लिखते हैं, फिनोमिना। तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म होती है और जो फिनोमिनन होता है वो इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है। तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। उसके बाद इसने यूज़ किया आइस कवर, मतलब आइस लेयर की बात कर रहा है। थर्ड पोल इसने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। कोलेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टुगेदर, एज अ ग्रुप, ग्रुप के तौर पर इनको जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया डिस्टेबलाइजिंग। डिस्टेबलाइजिंग का मतलब क्या होता है, एक चीज़ जो है वो वीक हो रही है, वो अपना बैलेंस खो रही है, वो आप ये समझ लो वो अनस्टेबल हो रही है। उसके बाद देखो इसने ड्यू टू का इस्तेमाल किया। ऊपर इसने किसका इस्तेमाल किया था, इसने यूज़ किया था ओइंग टू का, ओइंग टू, ड्यू टू। अच्छा, उसके बाद इसने यहाँ पे यूज़ किया है क्लाइमेट हैवक। देखो क्लाइमेट हैवक का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट डिजास्टर की बात कर रहा है, इसके क्योस की बात कर रहा है, मतलब मौसमी तबाही की बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इसने वर्ब यूज़ किया रिलाई ऑन। देखो रिलाई ऑन के लिए ना इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप रिलाई ऑन तो यूज़ कर ही सकते हो, आप इसकी जगह आप डिपेंड ऑन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप हिंज ऑन भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो एंकर ऑन। तो इन सब का मतलब ये होता है किसी पे डिपेंड करना। कहता इंडियाज़ रिसेंट, कहता इंडिया का जो हालिया क्या, कहता यूनिलैटरल सस्पेंशन, जो एक तरफा जो सस्पेंशन हुई है, जो रोक लगी है, जो स्टॉप कर दिया गया है, किसको, ऑफ द इंडस वाटर्स ट्रीटी, इसको कहता हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड, कहता इसने ना ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, इसने ऑलरेडी वो जो चीज़ है वो दे चुका है। किस चीज़ को, अ ग्लिम्स। ग्लिम्स किसको बोलते हैं, झलकी को, मतलब उसने ना मुस्तकबिल की ना एक झलकी दिखा दी है। कहता कौन सा ग्लिम्स, कहता इनटू फ्यूचर, मतलब फ्यूचर का जो झलकी है ना वो ऑलरेडी हमें दिखा चुका है। किस चीज़ की, कहता ऑफ हाउ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, कहता ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो लड़ाइयाँ हैं, मतलब रीजनल का मतलब क्या, वो वाली कंट्रीज जो आस पास हैं, ठीक है, जो नेबर कंट्रीज़ हैं, जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं, कहता मे टेक शेप, कि वो कैसी शक्ल ले सकता है। कहता एज जब वाटर शॉर्टेजेस, कहता जो वाटर की कमियां हैं इंटेंसीफाई, कहता जब वाटर शॉर्टेजेस जो हैं वो इंटेंसीफाई होंगी, जब ये ज़्यादा हो जाएंगी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से। अच्छा, इन लाइंस में क्या कह रहा है, कहता है इंडिया ने हालिया तौर पे ये जो यूनिलैटरल सस्पेंशन की है, मतलब इसने जो खुद से ही स्टॉप कर दिया है, ठीक है, इसने कोई पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं किया, पाकिस्तान से बात नहीं की, इसने एक तरफा होकर इस चीज़ को जो स्टॉप कर दिया है इंडस वाटर्स ट्रीटी को। कहता है ये वाला जो एक्शन है ना, इसने हमें फ्यूचर की कुछ झलकियाँ दिखाई हैं कि किस तरह से ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये कौन सी शक्ल बदल सकते हैं।
कब? कहता उस वक़्त जब वाटर की जो कमियाँ हैं वो इंटेंसिफ़ाई हो जाएँगी, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो वो ये कह रहा है कि बाद में क्या होगा जब ये वाटर शॉर्टेजेस जो हैं, ये जो पानी की कमी है, ये वाली चीज़ जो है ये बहुत सीरियस हो जाएगी, ये वर्स हो जाएगी। तो उस वक़्त ये कंट्रीज़ जो हैं ये किस तरह से इनके दरमियान में वो जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो कितना वर्स होगा, कितना वो बदतर हो जाएगा। तो ये बता रहा है। अच्छा, इसमें इसने एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे इंटेंसिफाई। देखो इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, कोई चीज़ जो है वो वर्सन हो गई, कोई चीज़ जो है एग्रावेट हो गई है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा मिटिगेट करना, किसी चीज़ को हल्का कर देना, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना, एलिवेट कर देना, रिड्यूस कर देना, ईज़ कर देना। अच्छा, अब ये जो यूनिलैटरल है इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको। देखो एक होता है यूनिलैटरल। देखो यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है वन, लैटरल का मतलब होता है साइड्स, मतलब एक तरफा। तो यूनिलैटरल का मतलब होता है वो वाली चीज़, वो वाला अग्रीमेंट जिसके अंदर एक पार्टी शामिल हो। और इसी तरह होता है बायलैटरल। ठीक है, बायलैटरल। देखो बाई का मतलब क्या है? बाई का मतलब होता है टू और इसका मतलब है साइड्स। मतलब ये वो चीज़ होगी जो कि दो तरफा होगी। मतलब आप ये कह सकते हो अगर कोई भी अग्रीमेंट है वो बायलैटरल है तो आप कह सकते हो उसके अंदर टू कंट्रीज शामिल हैं, उसमें टू पार्टीज हैं, टू ग्रुप्स हैं। इसी तरह एक होता है ट्राइलैटरल। देखो ट्राई का मतलब है तीन और लैटरल का मतलब है साइड्स। मतलब एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा अग्रीमेंट जिसके अंदर थ्री ग्रुप्स हैं, थ्री पार्टीज हैं, वो तीन तरफा है। और इसी तरह से एक बनता है मल्टी लैटरल। देखो मल्टीलैटरल, मल्टी मतलब मैनी और लैटरल मतलब साइड्स। अगर कोई एग्रीमेंट मल्टीलैटरल है तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारे मुल्क शामिल हैं, बहुत सारी पार्टीज शामिल है, बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो वो है मल्टीलैटरल। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है, न्यूज़पेपर में ये बहुत यूज़ होते हैं, यूनिलैटरल, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, मल्टीलैटरल। और इसने यहाँ पे क्या यूज़ किया? इसने यूज़ किया यूनिलैटरल, मतलब एक तरफा, या आप इसको कह सकते हो बगैर मशवरे के। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसने किया है वो एक तरफा उसने फैसला लिया था, उसने बगैर मशवरे के ये सारा एक्शन किया था। अच्छा, और इसके अलावा इसने ग्लिम्स वर्ड यूज़ किया जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्विक लुक। आपको कहते हैं ना कि वो उधर वो तुमने देखा था वहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप कहते हो कि नहीं भाई मैंने थोड़ा सी झलक देखी थी कि वहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है। तो वो जो झलक है ना उसके लिए आप यूज़ करते हो ग्लिम्स। अच्छा, और इसने यूज़ किया था टेक शेप। टेक शेप का मतलब होता है वो किस तरह से डेवलप हो रही हैं, किस तरह से फॉर्म हो रही हैं, कौन सी शक्ल ले रही हैं। और बाकी अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। कह रहा था मोर लोकलाइज्ड इमीडिएट इफेक्ट्स, मतलब फौरी असरात किसके? कहता ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके कहता आर मैनिफेस्टिंग, कहता वो शो हो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं किसको? देमसेल्व्स, खुद को, इन अदर फॉर्म, दूसरी फॉर्म्स में, दूसरी शक्लों में, दूसरे तरीकों के साथ। तो इनमें वो बात कर रहा है कि ये जो फौरी असरात हैं ना, ये जो लोकलाइज्ड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब ये जो असल में बात कर रहा है ये पाकिस्तान की और कुछ खास एरियाज़ की। कहता है ये जो असरात है ना क्लाइमेट चेंज के, कहता है ये अपने आप को दिखा रहे हैं दूसरी फॉर्म्स में, दूसरी शक्लों में। अब किस फॉर्म में दिखा रहे हैं वो ये सारा एक्सप्लेन करेगा। तो लोकलाइज का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब एक मकामी भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हो कि आप ये भी बोल सकते हो कि लिमिटेड भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक भी बोल सकते हो, या कन्फाइंड भी कह सकते हो कि वो ख़ास जगह तक जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं। इमीडिएट का मतलब होता है फौरी, इंस्टेंट। और मैनिफेस्टिंग का मतलब होता है वो दिखा रहे हैं, वो शो कर रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? देमसेल्व्स, खुद को। अब ये क्या है? देमसेल्व ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब इसको किसी और एडिटोरियल में देखेंगे क्योंकि अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं देखने वाली। कहता एस टेम्परेचर सोर, कहता है जिस वक्त टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, द अंडर प्रिविलेज्ड आर फाइंडिंग देमसेल्व्स, कहता है वो जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग जो आप ये समझ लो मुआशरे का कमज़ोर तबका, गरीब लोग, कहता आर फाइंडिंग देमसेल्व्स, कहता वो खुद को पा रहे हैं किस तरह से? मोर एक्सपोज्ड, कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं या वो इस चीज़ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। किसको? कहता टू द हॉटर
वेदर, उस वेदर को, उस मौसम को जो बहुत ही ज़्यादा हॉटर है, बहुत ही गर्म है। बिकॉज कहता क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कहता ये जो कंपनीज हैं हैव बीन अलाउड, उनको इजाज़त दे दी गई है टू प्रायोरिटाइज, कि वो तरजीह दें किसको, कहता इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन, मतलब बिजली फ्राहम करने को। अच्छा किन को, कहता टू द प्रिविलेज्ड, मतलब उन लोगों को जो कि प्रिविलेज्ड हैं, मतलब जो रिच और पावरफुल लोगों की बात कर रहा है। कहता वाइल जबकि इम्पोजिंग कोलेक्टिव पनिशमेंट, इम्पोज करते हुए, लगाते हुए कोलेक्टिव पनिशमेंट को। अच्छा ये जो जितनी टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुई है ना, ये मैं सारी एक्सप्लेन करूँगी, अभी बस आप रीड करते जाओ। कहता ये वाली कोलेक्टिव पनिशमेंट को, इस सज़ा को ऑन एरियाज़, उन एरियाज़ पर, कहता वेयर जहाँ बिल रिकवरीज, कहता ये जो बिल रिकवरीज हैं, मतलब जहाँ से ये जो बिल कलेक्ट किया जाता है आर लोअर, कहता जहाँ पे ये बिल रिकवरीज जो हैं वो बहुत लोअर हैं, बहुत कम है। देखो इन लाइंस में इसने बहुत सी बातें की हैं। एक इसने बात की है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, उतनी गर्मी भी होती जा रही है, जो गरीब लोग हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं इस हीट से, मतलब सबसे ज़्यादा जो असर है वो किसको पड़ रहा है, वो इनको पड़ रहा है, अंडर प्रिविलेज्ड को, मतलब पुअर पीपल को। और ये एक्सपोज होने का मतलब क्या, मतलब वो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं इस चीज़ से, वो वल्नरेबल हैं। और दूसरी बात कहता है ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं इनको इजाज़त दे दी गई है कि आपने सबसे पहले जो पावर है रिचर और प्रिविलेज्ड एरियाज़ को देनी है, मतलब जहाँ से जो बिल्स हैं वो ज़्यादा रिकवर होते हैं। और इसके अलावा इसने बात की है कि ऐसे एरियाज़ को नहीं देनी, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होने चाहिए। कौन से एरियाज़, कहता वो एरियाज़ जो कि मतलब जो बिल नहीं पे करते, तो उनको क्या होगा, उनको लेस इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो हॉट वेदर है ना, इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा मुश्किलात किसके लिए पैदा हो रही हैं, वो है गरीब लोगों के लिए। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो सोर होने का मतलब राइज होना, इंक्रीज़ करना, ठीक है, इसका मतलब बहुत तेज़ हो जाना, बहुत तेज़ी से बढ़ जाना। अंडर प्रिविलेज ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा उसके बाद है एक्सपोज। देखो एक्सपोज का मतलब क्या है, इसको इस एग्जांपल से समझो। देखो एक पर्सन है, सूरज की तेज़ रोशनी है, दो पर्सन खड़े हैं, एक पर्सन जो है वो बगैर अम्ब्रेला के हैं और दूसरा पर्सन जो है उसने अम्ब्रेला ली हुई है, ठीक है। अब ये जो तपश है, ये जो हीट है, ये किसके ऊपर ज़्यादा असर डालेगी, मनफी असर। ये किसके ऊपर ज़्यादा डालेगी, उस पर्सन के ऊपर जिसके पास अम्ब्रेला नहीं है। जिसके पास अम्ब्रेला है वो फिर भी थोड़ा बहुत बच जाएगा। तो अब ये जो पर्सन अम्ब्रेला के बगैर है, ये क्या है, ये एक्सपोज्ड है, ये अनप्रोटेक्टेड है, ये वल्नरेबल है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोज्ड। देखो अब यहाँ पे इसने कंपनीज यूज़ किया था ना, इसलिए इसने यहाँ पे हैव बीन अलाउड यूज़ किया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस देना, उनकी जो तरजीह है वो पहले ये वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल रिकवरीज जो है वो ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा लोग बिल जो है वो पे करते हैं। अच्छा उसके बाद इसने यूज़ किया है कोलेक्टिव पनिशमेंट। देखो कलेक्टिव पनिशमेंट का मतलब ये है कि अब यहाँ पे वो जो एरियाज़ की बात कर रहा है ना, उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि सारे लोग बिल नहीं देते, हो सकता है कुछ लोग बिल देते हों और कुछ लोग नहीं देते हों। तो अब जो लोग नहीं देते उनकी वजह से सज़ा किनको मिल रही है, उन लोगों को भी मिल रही है जो बिल देते थे। ये बिल्कुल असल में इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो इजी एग्जांपल में, जैसे हम स्कूल्स में होते थे, ठीक है। अब स्कूल में कुछ लोग जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं बहुत शोर करते हैं, कुछ लोगों को बोलने की बहुत आदत होती है, ठीक है, वो बहुत शोर शराबा करते हैं। तो जब टीचर आती है ना, तो वो क्लास में आके कहती है कि आप सब शोर कर रहे थे इसलिए आप सबको सज़ा मिलेगी। तो अब वो जो बेचारे जो मासूम बच्चे जो चुप करके बैठे हुए थे, उनको भी बीच में सज़ा मिल रही है। तो ये होती है कलेक्टिव पनिशमेंट, मतलब जिसके अंदर सारे लोग आ जाएं, मतलब आप इसको जॉइंट पनिशमेंट कह सकते हो। अब आगे देखते हैं। अच्छा अब उसके बाद वो कह रहा है अर्बन स्लम्स। अर्बन स्लम्स मतलब शहरी गरीब इलाके, बस्तियाँ, क्राउडेड एरियाज जो सिटीज़ में होते हैं, एंड रूरल टाउन्स मतलब वो जो आप ये समझ लो देहाती, मतलब छोटे शहर के जो
इलाके हैं उनकी बात कर रहा है। कहता बियर द ब्रंट ऑफ, कहता वो क्या करते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं दिस पनिशमेंट, इस सज़ा का। बट लेकिन द हाई पावर टैरिफ्स, कहता लेकिन जो पावर की हाई टैरिफ्स हैं, मतलब जो बड़ी, आप ये समझ लो जो एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, कहता इंश्योर, वो इस चीज़ को पक्का करती हैं दैट के एवरीवन पेस, के हर कोई जो है वो पे करे अ स्टीप प्राइस, मतलब बहुत ही हाई प्राइस को, किसके लिए, फॉर होल्डिंग, होल्ड करने के लिए वेदर को एट बे। देखो इसका क्या मतलब होता है। अच्छा पहले आप इसको वैसे समझ लो, फिर मैं बताती हूँ इन सब का मतलब क्या है। देखो वो ये बात कर रहा है कि जो अर्बन स्लम्स हो गए, रूरल टाउन्स हो गए, कहता ये सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं इस सज़ा का। कहता ये जो हाई पावर टैरिफ्स हैं, कहता वो इस चीज़ को पक्का करते हैं कि हर पर्सन जो है वो इतनी हाई प्राइसेस को पे करे अगर वो वेदर के मनफी असरात से बचना चाहता है, मतलब अगर वो ये जो सख्त मौसम है उसको रोकना चाहता है, तो वो ये बात कर रहा है। अच्छा देखो बियर द ब्रंट ऑफ, ये बहुत कॉमन होता है, ठीक है, ये बहुत न्यूज़पेपर में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कि आपने सब मतलब कोई चीज़ है या पर्सन है, अगर वो बियर द ब्रंट ऑफ करता है तो इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करता है, सबसे ज़्यादा नुकसान उठाता है, ये सबसे ज़्यादा वो असर में है किसी बुरी चीज़ के। अब यहाँ पे बुरी चीज़ क्या है, वो पनिशमेंट है। अच्छा पावर टैरिफ्स मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स की बात कर रहा है, बिजली की कीमतों की बात कर रहा है। और स्टीप प्राइस का मतलब क्या होता है, स्टीप प्राइस का मतलब होता है बहुत ही हाई कॉस्ट, एक्सपेंसिव, महंगी। अच्छा अब इसने यहाँ पे यूज़ किया होल्ड समथिंग एट बे। देखो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ना दूर रखना, किसी चीज़ को नज़दीक ना आने देना, किसी चीज़ को कंट्रोल में रखना। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप फासले पर रख सकते हो, दूर रख सकते हो। अब यहाँ पे किसको रखने की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वेदर की, कि वेदर को दूर रखने के लिए, मतलब ये जो इतना हार्श है, इतनी गर्मी है, तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, हाई प्राइसेस पे करना पड़ती हैं। किस तरह से, ऑफ कोर्स इनको एसी जोन करना पड़ते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आगे देखो, कहता मीनवाइल, इसी तरह दौरान लार्ज ट्रैक्ट्स का मतलब क्या, बड़े एरिया, बड़े इलाके, किसके, कहता ऑफ एरेबल लैंड, कहता वो वाली लैंड जो कि खेती के काबिल होती है, कहता ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क में, हैव बीन लेफ्ट पर्च्ड, कहता उसको छोड़ दिया गया है इस हालत में, मतलब ड्राई हालत में। अच्छा किसके ज़रिए, कहता बाय द हीट के ज़रिए, एंड डिमिनिश्ड वाटर सप्लाई, उस वाटर सप्लाई के ज़रिए जो कि डिमिनिश्ड है, मतलब जो कि बहुत ही कम है, मतलब पानी की कमी की बात कर रहा है। कहता वाइल जबकि द कंट्रीज लार्जेस्ट सिटी, कहता मुल्क की जो बड़ी, सबसे बड़ी जो सिटी है, हैज़ बीन सीइंग रिपीटेड प्रोटेस्ट, वो देख रही है बार बार प्रोटेस्ट को, बिकॉज कहता क्योंकि जो रेजिडेंट्स हैं डोंट गेट पाइप्ड वाटर, कि वो जो है उनको पाइप वाटर नहीं मिल रहा। देखो ये किन चीज़ों को सामने रख रहा है, वो कह रहा है ये जो फार्म लैंड है, कहता वो ड्राई हो चुकी हुई है, हीट की वजह से बहुत ही कम पानी में असर है, और कहता जो बड़ी सिटी है जो पाकिस्तान की, कहता वो उसमें क्या हो रहा है, उसमें प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है वो पाइप वाटर नहीं मिल रहा। तो अब ये चीज़ देखो, ये इसलिए वो कह रहा है कि ये जो सूरत हाल है ये बहुत ख़तरे वाली है। अच्छा अब इसकी वोकैब देखते हैं। अच्छा सबसे पहले देखो ट्रैक्ट्स किसको बोलते हैं, ट्रैक्ट का मतलब होता है लार्ज एरियाज, वसी इलाके। उसके बाद इसने यूज़ किया एरेबल लैंड। एरेबल लैंड का मतलब क्या है, वो वाली ज़मीन जो कि ज़रखेज़ होती है, ठीक है, जो कि खेती के लायक है। हैव बीन लेफ्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर इसने यूज़ किया। पर्च्ड का मतलब क्या होता है, ड्राई, सूखने के लिए उसको छोड़ दिया गया। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, कम, लेसन, डिक्रीज्ड। कहता दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, कहता अब भी एंड नहीं हुआ, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये यहीं पे नहीं रुकी कि अभी आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। कहता इट हैज़ प्रीवियसली बीन ऑब्जर्व, कहता प्रीवियसली मतलब पहले भी ना इसको ऑब्जर्व किया गया है, दैट ये कि हॉट एंड ड्राई वेदर, कहता है ये जो गर्म और खुश्क वेदर है ना, हैज़ बीन फॉलोड बाय, इसको फॉलो किया जाता है किसके ज़रिए, हैवी रेन के ज़रिए, एंड कैटास्ट्रॉफिक फ्लडिंग, और इस तबाही वाले सैलाब के ज़रिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है।
तो देखो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम अभी नहीं रुकी। कहता पास्ट में ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं, ठीक है, ये चीज़ें देखी गई हैं कि कहता कि जब भी ये हॉट वेदर होता है, ड्राई वेदर होता है, तो उसके बाद क्या होता है, हैवी रेन आती है, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, टेरिबल बहुत ही बदतरीन फ्लड्स आते हैं। तो वो ये बात कर रहा है यहाँ पे। अब इसकी वोकैब देखते हैं। देखो अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब होता है कि आप इस चीज़ को नोटिस किया है, आपने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया है, आप इस चीज़ को देख चुके हुए हो। क्लियर। अच्छा, फॉलोड बाय। देखो फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है उस चीज़ के फ़ौरन बाद, मतलब ये जो चीज़ है इसके फ़ौरन बाद क्या होता है, इसके फ़ौरन बाद ये वाली चीज़ होती है। जैसे रमज़ान के फ़ौरन बाद क्या होता है, ईद होती है। अच्छा, यहाँ पे इसने यूज़ किया है कैटास्ट्रॉफिक। देखो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है तबाही वाली, नुकसान वाली, हार्मफुल। और फ्लड क्या होता है, सैलाब। अब आगे चलते हैं। कहता अनलेस, कहता जब तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स आर इन प्लेस, कहता जब तक इनको जो है इनको इन प्लेस नहीं ना किया गया, इनको तैयार नहीं ना किया गया। एंड अदर राउंड, कहता जो दूसरा राउंड है, जो दूसरा दौर है, मतलब एक दफ़ा फिर से ऑफ मिजरी, कहता ये जो मिजरी का एक दूसरा दौर है, डेथ का, डिस्ट्रक्शन का, तबाही का, कहता मे बी अनलिश्ड, कहता हो सकता है वो अनलिश्ड हो जाए, मतलब हो सकता है ये वाला दौर जो है ये बेलगाम हो जाए। कहता इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। देखो अब उसने सेंटेंस स्टार्ट किया अनलेस से। देखो एक होता है अनलेस, एक होता है अनटिल। ये जो है ये कंडीशन को बताते हैं। अनलेस में जो है ना एक शर्त छुपी होती है, जो अनटिल होता है वो टाइम ओरिएंटेड होता है, उसमें कोई ना कोई टाइम की बात करते हैं। अब इसमें बात कर रहा है कि जो जब तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को आप लागू नहीं ना करोगे, जब तक इनको लेकर नहीं आओगे, तो कहता है ये जो दूसरा राउंड है, ये जो दूसरा दौर है, कहता हो सकता है ये अनलीश हो जाए आने वाले महीनों में। क्लियर। देखो अनलेस के बाद ना आप कभी भी नोट का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों नोट का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि अनलेस के अंदर ही ना का मीनिंग छुपा होता है। इसके ऊपर ही आज का एक क्विज भी है, ठीक है, इसलिए मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छे से। और दूसरी बात देखो अनलीश, देखो लीश क्या होती है, लीश होती है लगाम, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा ना, छोटे डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, उनके गलों में लीश डाली होती है, ठीक है, ताकि वो कंट्रोल में रहें। अगर आप उनको अनलीश कर दो तो इसका मतलब है वो आपे से बाहर हो जाएंगे, वो भागने लग जाएंगे, वो इधर उधर जाने लग जाएंगे। तो इसी तरह से वो कह रहा है ये वाला जो राउंड है, ये वाला जो पीरियड है, ये वाला जो दौर है, ये अनलीश हो जाएगा, फिर नहीं आपको आपसे संभाला जाएगी, ठीक है, वो ये बात कर रहा है। अच्छा, इन प्लेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये वाली जो चीज़ है इसको आपने प्रिपेयर कर लिया, इसको लगा दिया। अब आगे देखते हैं। कहता पाकिस्तान क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़, कहता पाकिस्तान की ये जो क्लाइमेट कमज़ोरियाँ हैं, मतलब इन चीज़ों को लेकर जो पाकिस्तान ने ना कोई भी अभी इंतज़ाम नहीं किया कि इनको हैंडल कैसे करना है। कहता नीड टू बी एड्रेस्ड ऑन वॉर फुटिंग, कहता इसको ज़रूरत है कि आप इसको डील करो अर्जेंसी की बुनियाद पे, मतलब फौरी तौर पर इसको डील करो। देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया वॉर फुटिंग। वॉर फुटिंग का मतलब क्या है, देखो जिस तरह से आप वॉर को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हो, ठीक है, आप उस मौके के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होने लग जाती हैं, आप फौरी तौर पर ये चीज़ करते हो, वो चीज़ करते हो, उस चीज़ को देखते हो। तो इसी तरह कह रहा है कि इस प्रॉब्लम को भी आप इस तरह से डील करो। तो वॉर फुटिंग क्या हो गया, अर्जेंट एक्शन लो, एमरजेंसी मोड में आ जाओ, बिल्कुल संजीदा हो जाओ इस चीज़ को लेकर। और एड्रेस का मतलब क्या होता है, डील करना, हैंडल करना किसी चीज़ को। वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमज़ोरियाँ, आप ये समझ लो रिस्क, थ्रेट्स, ये भी चीज़ें इसमें आती हैं। कहता विदाउट, बगैर किसके, अ प्रॉपर प्लान, एक मंसूबे के। कहता मिलियंस ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स, कहता जो इतने सारे इनहैबिटेंट्स हैं विल रिमेन अंडर थ्रेट, वो इस खतरे के अंडर रहेंगे। मतलब क्या, देखो कहता अगर आपने कोई प्लान नहीं लेकर आए, अगर आपके पास कोई मंसूबा नहीं है कि इन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है, तो कहता ये जो इतने लोग हैं ना पाकिस्तान में, वो डेंजर में रहेंगे,
तो वो ये चीज़ बात कर रहा है कि आपको प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है अगर आप अपने लोगों को इन खतरों से बाहर निकालना चाहते हो। इनहैबिटेंट्स किसको बोलते हैं? रेजिडेंट्स को बोलते हैं, डिवेलपर्स को बोलते हैं, रिहायशी मुकामी लोग जो हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ रिमेन करती है ना तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो स्टे करती है, वो कंटिन्यू होती है, वो परसिस्ट होती है, वो जारी रहती है, वो कायम रहती है। अंडर थ्रेट का मतलब क्या? खतरे में। अच्छा, अब ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरा यहाँ पे मिस हो गया जो मैं सबसे पहले करना चाहती हूँ, उसके बाद हम क्विज की तरफ जाएंगे और इस तरह मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस को एंड तक देखते हैं, ठीक है। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे जो मेरे से मिस हो गया। देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया था मैनिफेस्ट। देखो मैनिफेस्ट जो होता है ना वो एडजेक्टिव भी होता है, मैनिफेस्ट जो है वो वर्ब भी होती है। मैनिफेस्ट से बनता है मैनिफेस्टेशन जो कि नाउन होता है, इससे एक एडवर्ब भी बनती है जो कि होता है मैनिफेस्टली। अब ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो बस 2 मिनट लगेंगे, ये सारी चीज़ें भी आप देख लो अभी। देखो सबसे पहले हम देखते हैं मैनिफेस्ट, ठीक है, जो कि है एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई चीज़ जो है वो क्लियर है, वो वाज़िया है, ठीक है। हम कहते हैं ना अक्सर कि उसके चेहरे पर जो खुशी थी ना वो वाज़िया थी। तो ऐसी जगहों पे हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे हर हैप्पीनेस was manifest on her face। मतलब जो खुशी थी वो क्लियर थी, वो वाज़िया थी उसके फेस पर। अब नेक्स्ट देखो, मैनिफेस्ट जो है जब वो वर्ब होता है ना तो इसका मतलब है किसी चीज़ को शो करना, किसी चीज़ को प्रूव करना, ठीक है। देखो इसको ना एक सेंटेंस से समझो कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, उसने अपने जज्बात को शो किया लेटर के ज़रिए, ख़त के ज़रिए। मतलब वो एक पर्सन है, ठीक है, वो किसी दूसरे पर्सन को बताना चाहता है कि वो उसके बारे में क्या फ़ील करता है या उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है या कोई भी चीज़ है, तो उसने उस चीज़ को दिखाने के लिए क्या किया? उसने एक लेटर लिखा। अब इन चीज़ों के लिए इस सिचुएशन में भी आप मैनिफेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ही मैनिफेस्टेड हिज फीलिंग्स बाय राइटिंग अ लेटर। मतलब उसने अपने जज्बात खत लिख कर जाहिर किए। तो ये वाला जो मैनिफेस्ट है इसका मतलब है किसी चीज़ को शो करना, किसी चीज़ को दिखाना, किसी चीज़ को प्रूव करना। अक्सर आपने पेंटर्स को देखा होगा कि वो पेंटिंग के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैनिफेस्ट कर देते हैं। तो ये वही चीज़ है, किसी चीज़ को शो करना। अच्छा, इसी से बनता है मैनिफेस्टेशन जो कि है नाउन। इसका मतलब होता है क्लियर साइन या प्रूफ को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ना किसी अपनी छोटी बहन को ना एक गिफ्ट दिया, ठीक है। जब आपने उसको गिफ्ट दिया ना आपको और कोई रिएक्शन उससे नज़र नहीं आ रहा, आपने एक चीज़ देखा कि उसके चेहरे के ऊपर स्माइल थी। तो वो जो उसकी मुस्कान थी ना वो इस चीज़ की निशानी थी कि वो बहुत खुश हुई है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ये यूँ बनेगा, द स्माइल वॉज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हर जॉय। कि ये जो स्माइल थी वो एक साइन था, वो एक इलामत थी, एक इशारा था किस चीज़ का? ऑफ हर जॉय, उसकी खुशी का। अच्छा, अब है मैनिफेस्टली जो कि एडवर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लियरली, वाज़िया। देखो आप इसको इस तरह से समझो, एक पर्सन है, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो कि जब ये पिछले दिनों में ये जो चीज़ें पता चल रही थी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता चल रहा था, तो इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपसेट हुए थे,
ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका भाई जो है वो न्यूज़ चैनल के सामने देखा है, बैठा हुआ है, तो आपने देखा कि जैसे ही उसने ये खबर सुनी कि ये जो हालात हैं ये ख़राब हो रहे हैं, तो उसके चेहरे के ऊपर ना वो जो टेंशन के असरात थे, मतलब वो इस न्यूज़ को सुनकर अपसेट हो गया था। तो इसको आप कैसे बताओगे? वो इस तरह से बताओगे, ही वॉज मैनिफेस्टली अपसेट आफ्टर द न्यूज़, कि जब उसने न्यूज़ सुनी उसके बाद वो क्लियरली अपसेट था, वो वाज़िया तौर पर अपसेट था। आप उसका चेहरा देखकर बता सकते थे कि वो पर्सन जो है वो अपसेट हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। देखो, पढ़ाई से जानना छुड़ाया करें। मैं भी अपनी पूरी एफर्ट्स डाल रही हूँ कि आप लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूँ। तो अगर आप एक क्लास लेते हो तो ये क्लास जो है ये आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही, आपके नॉलेज में इजाफा ही कर रही है। तो इन चीज़ों से आप दूर ना भागा करें। तो देखो, एक होता है मैनिफेस्ट, एक होता है वर्ब, ठीक है। एक मैनिफेस्ट एडजेक्टिव होता है, एक मैनिफेस्ट वर्ब होता है, एक मैनिफेस्टेशन नाउन होता है, और मैनिफेस्टली जो है वो एडवर्ब है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें, ठीक है। तो अब जल्दी से स्टूडेंट्स हम अपना क्विज देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखो कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। मतलब ये एडिटोरियल था, ये पैसेज था, इसका क्या था सेंट्रल थीम? कहता द बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, के क्या ये क्लाइमेट चेंज के फ़ायदों के बारे में था। सेकंड कहता पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में था इंडिया और पाकिस्तान के। थर्ड वो कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द इंडस वाटर्स ट्रीटी, क्या ये इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर जो है हिस्ट्री के ऊपर था। या फोर्थ है उसने कहा द अर्जेंट नीड टू एड्रेस पाकिस्तान क्लाइमेट चेंजेस एंड रिस्क, कि क्या ये इस चीज़ के ऊपर था। तो ये अब आपने खुद बताना है। और इसके बाद फोर्थ है द फ्रेज ब्रॉट इनटू शार्प रिलीफ मोस्ट नियरली मीन्स, इसका मतलब क्या है, मतलब ज़्यादा करीब, इसका मीनिंग क्या है। कहता मेड क्लियर और मोर नोटिसेबल, कहता मेड लेस सिग्निफिकेंट, कहता हिडन फ्रॉम व्यू, कहता डी एम्फसाइज्ड और इग्नोर्ड। ये अब आपने खुद बताना है। अच्छा, थर्ड जो है वो है बियर द ब्रंट ऑफ। अब आपने बताना है बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या है। जो फोर्थ है वो है कि प्लूरल क्या है फिनोमिनन का, ये भी मैंने आज की क्लास में कवर किया, ये अब आपने बताना है। जो फिफ्थ वन है वो है एरर बेस्ड, कि अब आपने इस सेंटेंस के अंदर एरर फाइंड करना है, और जो एरर है वो मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। क्विज़ को सॉल्व करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियोस ला सकूं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।